जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं संजीव भाटिया आज आप लोग को डिस्कस करने आया हूँ हमारा एफएसटी का केमिस्ट्री का डिस्कशन पेपर नंबर टेस्ट नंबर 20 का फर्स्ट 25 क्वेश्चन यानी कि 51 टू 75 मैं डिस्कस करूंगा और क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड्स 100 तक हमारे एमएस सर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 51 एफएसटी 20 का। और ये क्वेश्चन हमको दिया गया है, इसमें दो स्टेटमेंट हमको दिए गए हैं और पता लगाना है कि स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। तो अब इसमें बच्चा स्टेटमेंट जो फर्स्ट कह रहा है वो फर्स्ट स्टेटमेंट है द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज हायर कंपेयर टू दैट ऑफ एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट। KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और एस्टिक एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट है। फर्स्ट साइट में तो आपको यही लग रहा होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू वीक इलेक्ट्रोलाइट से। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि आप जाके एनसीईआरटी में देखें, आपको एक ग्राफ यहाँ पे मिलेगा और यहाँ पर हमको मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी और यहाँ पर हमको मिलेगा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और मोलर कंडक्टिविटी के बीच में हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे और इसमें आप देखेंगे कि जब हमारी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। एक ग्राफ आप देखेंगे ऐसे आएगा और एक ग्राफ देखेंगे ऐसे आएगा। और ज़्यादा जब कंसंट्रेशन होती है तो ये नीचे है वीक इलेक्ट्रोलाइट और ऊपर है हमारा KCl। वीक इलेक्ट्रोलाइट KCl, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी बहुत तेजी से बढ़ती है और जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टिविटी धीमे धीमे बढ़ती है। जीरो कंसंट्रेशन या इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन मतलब बहुत कम हो जाएगी और इन्फिनाइट डाइल्यूशन पर यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आप देख रहे हो एस्टिक एसिड की ज़्यादा हो रही है और KCl की कम हो रही है। वैसे भी जो आयनिक कंडक्टिविटी होती है या लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी वो H+ आयन की बहुत ज़्यादा होती है ड्यू टू देयर लाइट वेट। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा एस्टिक एसिड है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी से। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये गलत दिया हुआ है। मोलर कंडक्टिविटी डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अगर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज कर रहे हो यानी कि डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। आपने पढ़ा है डाइल्यूशन बढ़ाने पर कंडक्टेंस बढ़ता है, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बढ़ती है। हाँ, स्पेसिफिक कंडक्टेंस या केवल कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है, बट यहाँ तो मोलर कंडक्टिविटी लिखा है डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन दैट मीन्स इंक्रीज इन डाइल्यूशन। तो ये बात भी गलत है। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एनसीईआरटी में ये चार्ट दिया, वहाँ चार्ट से कंपेयर कर सकते हैं। वैल्यू भी दी हुई है कि जो हमारा एस्टिक एसिड है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ज़्यादा है और KCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कम है। यहाँ उल्टा लिखा था इसलिए मैंने इसको रॉन्ग कर दिया। और साथ में ये बात भी आप वहाँ एनसीईआरटी में जाके पढ़ सकते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने पर आपका मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। डाइल्यूशन बढ़ा रहे हैं यानी कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कम हो रही है, इस हिसाब से ये स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट आ जाएगा PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3। तो ये बात हमारा सही है, PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम है NH3 से। जनरली हम लोग मानते हैं कि कोवेलेंट कंपाउंड में
जितना आपका मोलर मास ज़्यादा होता है उतना वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, जिससे बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो NH3 और PH3 में PH3 का मोलर मास ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट PH3 का ज़्यादा होना चाहिए, बट NH3 के पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है। PH3 का बॉइलिंग पॉइंट अमोनिया से कम है, ये सही है। NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है जो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाती है, ये बात भी सही है। और ये बात इसका रीज़न भी है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों PH3 का कम है और NH3 का ज़्यादा है। तो बोथ एसरेशन and reason are correct but R is the not the correct explanation of A। यानी मैं इस क्वेश्चन नंबर 52 में फर्स्ट आंसर के साथ जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 52 में नहीं, यहाँ तो लिखा है बोथ A एंड R आर करेक्ट बट R इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, तो मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा बल्कि मैं जाऊंगा फोर्थ के साथ। बोथ एसरेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। वो मोस्टली क्या होता है, फर्स्ट ऑप्शन में ऐसा दिया होता है तो मेरा लग गया, शायद कहीं आपने भी तो ऐसी गलती नहीं की थी, लेकिन रियल होगा एसरेशन एंड रीजन करेक्ट बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A एसरेशन। 53 इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला है KO2 इज पैरामैग्नेटिक, तो KO2 पैरामैग्नेटिक है, ये बात सही है। आप वैसे तो किसी भी सब्सटेंस की पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते हो और आपको पता हो कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर किसी भी सिस्टम के पास, किसी भी सब्सटेंस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामेट्रिक होगा, और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं तो वो डायमेट्रिक होगा। तो KO2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, इसके लिए हम लोग इसमें देख लेंगे। इसमें O2-1 आयन है और O2-1 यानी सुपर ऑक्साइड आयन है। और सुपर ऑक्साइड आयन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग तो आप देखेंगे वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा और इसलिए ये पैरामेट्रिक होगा। लेकिन एक दूसरी ट्रिक भी हम लोग के पास होती है कि अगर हम लोग किसी सब्सटेंस की डायमेट्रिक या पैरामेट्रिक कैरेक्टर निकालना चाह रहे हैं तो आप उसके टोटल इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए उस सब्सटेंस के। तो K का एटॉमिक नंबर होता है 19, तो 19 इलेक्ट्रॉन ले लिए। एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इंटू 8 यानी कि 16 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये हमारा ऐड होके 35 आ गया। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड नंबर आ जाए तो पैरामेट्रिक होता है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इवन नंबर आ जाए तो डायमैग्नेटिक होता है। और इसका एक्सेप्शन होता है B2 यानी कि टोटल इलेक्ट्रॉन 10, इवन नंबर है फिर भी वो पैरामेट्रिक है। इसी तरीके से O2 यानी टोटल इलेक्ट्रॉन 16 एक इवन नंबर है लेकिन वो पैरामेट्रिक है। S2 का टोटल इलेक्ट्रॉन 32 है, इवन नंबर है बट वो पैरामेग्नेटिक है। ये 3 एक्सेप्शन याद रखेंगे। बाकी अगर टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए ऑड नंबर तो पैरामेट्रिक होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन आ जाए इवन नंबर तो डायमैग्नेटिक होगा। लिथियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल अल्कली मेटल, ये सर बात गलत हो गई। आप तो जनरली जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिथियम सबसे ऊपर होता है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इन कंपैरिजन टू ऑल अदर रिड्यूसिंग एजेंट। एंड इन फर्स्ट ए ग्रुप हम लोग ने ये पढ़ा है ऑर्डर, अगर फर्स्ट ए जानते हो तो। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर फर्स्ट ए तो डिलीटेड सिलेबस में, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या रेडॉक्स रिएक्शन से सॉल्व करेंगे क्योंकि वहां दिया हुआ है लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम, पोटेशियम से ज़्यादा रुबेडियम, रुबेडियम से ज़्यादा सीजियम और सीजियम से ज़्यादा लिथियम। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे लिख रहा है लिथियम इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये गलत हो गया और मुझसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही मांग रहा था, तो मुझे लग रहा है कि सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे करना चाहिए। और लिथियम एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों होता है ये भी बात सुनते चलो। बिकॉज लिथियम प्लस आयन की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लिथियम से लिथियम प्लस एक्वस बनने का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत हाई होता है और इसलिए ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। लिथियम फॉर्म ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद O2, जी हाँ ये बिल्कुल सही बात है। लिथियम बनाता है ऑक्साइड और सोडियम बनाता है परऑक्साइड और पोटेशियम बनाता है सुपर ऑक्साइड, उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है। लिथियम हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल अल्कली मेटल, ये बात भी सही है।
बिकॉज लिथियम के पास मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। वैसे तो ये क्वेश्चन पहली नज़र में देखने पे एस ब्लॉक या फर्स्ट ए ग्रुप का लग रहा है, जो डिलीटेड सिलेबस में आता है, आप भी कह सकते हो। बट जैसे मैंने बताया, रेडॉक्स अगर पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन उठा लेता है, आपको लगेगा कि वो डिलीटेड सिलेबस का, बट वो दूसरी जगह दिया होगा क्वेश्चन एनसीईआरटी में। तो लिथियम का रिड्यूसिंग पावर एनसीईआरटी में दिया स्ट्रॉन्गेस्ट है, उस हिसाब से हम लोग सेकेंड ऑप्शन को कर सकते थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर सेकेंड हो गया। हमको बॉन्ड की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो देखिए, जो हमारा लंदन डिस्पर्शन फोर्स होता है, ये नॉन पोलर फोर्स होता है। दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ही कमजोर वंडरवॉल फोर्स होगा, तो ये सी सबसे कम हो जाएगा। सी से ज्यादा हो जाएगा हमारा डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल बॉन्ड या बॉन्ड स्ट्रेंथ, ई हो जाएगा। ई से ज्यादा डायपोल डायपोल, बिकॉज पोलैरिटी में अट्रैक्शन ज्यादा होता है, तो इससे ज्यादा हो जाएगा डी। और फिर डी से ज्यादा हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड ए, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज्यादा है। और उससे ज्यादा हो जाएगा बी, यानी आयनिक बॉन्ड, तो सभी जानते हो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो आयनिक बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है, उस हिसाब से अगर देखते तो दो जगह बी आ रहा था। और लंदन फोर्स या लंदन डिस्पर्शन फोर्स, ये नॉन पोलर होता है, ये सबसे कम होता है, जो कि एक ही ऑप्शन में पॉसिबल है, और वो है फर्स्ट। तो हम लोग जो 54 है, उस 54 में फर्स्ट आंसर के साथ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 55। 55 में हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी है, तो चलिए निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग ने क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, क्रोमियम +6, वाटर एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसकी टोटल ऑक्सीडेशन नंबर 0, और क्लोरीन की एक Cl की -1, 3 Cl की -3, 0। अभी हम लोग ने क्रोमियम को यहाँ पे सॉल्व किया, -3 उधर जाएगा, +3 आ जाएगा। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 है, अरे भैया सब में +3 है, इसलिए इसके साथ जाना पड़ेगा। क्रोमियम और C6H6 बेंजीन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो 0 हो जाएगा, और टोटल हम लोग 0 कर लेंगे। C6H6 की 0, टोटल 0। तो अब क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ गई, तो यहाँ भी 0, यहाँ पे 2 में 0 दी है, तो अब तीसरा मुझे निकालना ही पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ पर पोटेशियम है, पोटेशियम की सब जानते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर +1 रखेंगे। क्रोमियम साइनों पे, एक साइनों पे -1 चार्ज होता है, तो 2 × -1 रख दिया। और ये केवल O है, केवल O, यानी कि O पे 2- चार्ज है, तो यहाँ पे -2 है, लेकिन O है कितने, 2 हैं, ब्रैकेट के बाद 2 लिखा हुआ, तो हम लोग ने यहाँ पे 2 ले लिया और -2 ले लिया। मीन्स ये कुछ ऐसे है, ये यहाँ पर 2 है और ब्रैकेट में एक O है। एक O बोले तो ऑक्साइड, ऑक्साइड बोले तो -2। फिर यहाँ O2 है, ब्रैकेट के अंदर O2 है। अब O2 की अगर हम बात करेंगे, तो O2 के ऊपर चार्ज दो तरह के होते हैं, O2 पे -1 चार्ज और O2 पे 2- चार्ज। ये हमारा जो O2 पे -1 चार्ज है, ये हमारा है सुपर ऑक्साइड, और ये है हमारा पर ऑक्साइड। तो यहां पर हम लोग पर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, सुपर ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अगर सुपर ऑक्साइड का -1 लिया, तो फिर आपका +5 आ जाएगा, जो कहीं है नहीं। और अगर -2 लिया, तो आपका +6 आ जाएगा, जो यहाँ पर है। तो यहाँ पे हमने -2 ले लिया, और अमोनिया न्यूट्रल होता है, इसको 0 ले लेंगे। अब इनको सबको ऐड कर दीजिए, और ये टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आएगी, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल 0 आ जाएगी। तो अब ये +2 और -2 कैंसिल कर दिया, -4 -2 -6 उधर गया, +6, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6 हो जाएगी। सो मुझे यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
इन डायमंड हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का क्या होता है, sp3 होता है, याद रखने वाली चीज है। मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर 55.5 होती है, स्टेटमेंट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 57 का, ये सब लोग जानते हैं मोलैरिटी 55.5 होती है, क्योंकि मोलैरिटी होता है 1 लीटर में प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर अगर लोगे, वाटर की डेंसिटी हम लोग को पता है 1 होती है, तो अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया यानी 1000 ml वाटर लिया, तो 1000 ml का वेट 1000 ग्राम होगा, तो मोलैरिटी इक्वल टू होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल इक्वल टू होता है W/m इंटू वॉल्यूम इन लीटर। W यहां से 1000 ग्राम आया मेरा, मोलर मास वाटर का 18 होता है, वॉल्यूम 1 लीटर लेना है, मोलैरिटी निकालनी है, तो 1000/18 55.5 होगा। हालांकि मैंने बता दिया लेकिन आप लोगों को याद है, और नहीं याद है तो याद कर लीजिए, तो 55.5 होगा। मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट पैरामीटर, आपने ये बात पढ़ी है एनसीईआरटी की सॉल्यूशन चैप्टर में, लिखा हुआ है कि जितने भी ऐसे कंसर्न टर्म्स हैं जिनके फॉर्मूला में वॉल्यूम का यूज किया गया है वो सब टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि अगर आप टेम्परेचर दोगे, हीट करोगे, तो वॉल्यूम एक्सपैंड हो सकता है, जिससे मोलैरिटी या जिससे कंसंट्रेशन की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो जितने भी ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जिनके फॉर्मूला में वी आ रहा है वो सब वॉल्यूम डिपेंडेंट है, और जितने भी ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जिनके फॉर्मूला में वी नहीं आ रहा है, जैसे कि मोलैलिटी, जैसे कि मोल फ्रैक्शन, जैसे कि परसेंटेज स्ट्रेंथ, वेट बाय वेट, मास फ्रैक्शन, इन सब में क्योंकि केवल W का यूज है, वॉल्यूम का यूज नहीं है, तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है। अब मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम का यूज है, इसलिए ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही, स्टेटमेंट सेकंड भी सही। अब ध्यानपूर्वक चुन लेते हैं, क्योंकि ये लोग ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसे अभी हो गया था एसरेशन रीजन में, फोर्थ मारना था, फर्स्ट मार दिया था, तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर इनकरेक्ट। नहीं भाई साहब, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड इनकरेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, यानी कि मैं 57 नंबर क्वेश्चन में फोर्थ ऑप्शन के साथ जाऊंगा। उम्मीद है आप भी इसी के साथ गए होंगे। मीथेन का कंबस्शन कर रहे हैं, कंट्रोल कंडीशन में ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस यानी 523 केल्विन के आसपास लिया है, और 100 एटीएम प्रेशर, तो आप सब जानते हैं मेथिल एल्कोहल बनेगा, यहाँ पर मेथिल एल्कोहल बनेगा। अगर यहाँ मोलिब्डेनम ऑक्साइड ले लेता तो फॉर्मल्डिहाइड बनता, अगर यहाँ मैग्नीज एसीटेट ले लेता तो यहाँ पर आपको फॉर्मिक एसिड मिलता। तो जैसा कि आप इसमें याद कर चुके हैं, यहाँ पर हमको मिलेगा मेथिल एल्कोहल, ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा। डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो सही रिलेशन होता है सब जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी होता है, जहाँ डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज है, डेल्टा यू इंटरनल एनर्जी चेंज है, डेल्टा एन जी टोटल गैस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल गैस मोल ऑफ रिएक्टेंट, आर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये कोई ऑप्शन है हमारे पास। डेल यहाँ माइनस लगा दिया, गलत हो गया, यहाँ पे प्लस लगा दिया, सही है, यहाँ आरटी नहीं, आरटी नहीं, तो 59 का सेकेंड ऑप्शन सही होगा। दो स्टेटमेंट फिर आ गए, लेंथेनॉइड्स एक्सिबिट +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बिल्कुल सही बात है। जब डी ब्लॉक की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +2 आता है, और जब लेंथेनॉइड्स या एक्टिनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, एफ ब्लॉक के मेंबर की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो +3 लेते हैं, और सीरियम +4 भी शो कर सकता है। कुछ लेंथेनाइड्स होते हैं जो +2 भी शो कर सकते हैं, और कुछ लेंथेनॉइड्स होते हैं जो +4 भी शो कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये स्टेटमेंट पढ़ना है, ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो हमारा दोनों स्टेटमेंट सही हो गए, इसलिए फिर से हमें फोर्थ ऑप्शन, ये थियोरेटिकल बात है, इसको आपको पढ़ के रखना, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन हो गया
सही। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन। अब ये सही भी है गलत भी है, थोड़ा जो हमारे यहाँ के एग्जामिनर हैं उन्होंने थोड़ा कंफ्यूजिव रख दिया, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए होता क्या कि SO2 में पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, SO2 में दोनों पॉसिबिलिटीज होती हैं, यानी वो ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, क्योंकि सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है। अगर ये SO2 SO3 में या H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाए, ऑक्सीडेशन, तो SO2 खुद एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और अगर SO2 हमारा सल्फर में या सल्फाइड में, सल्फर में या सल्फाइड में रिड्यूस हो जाता है, यहाँ -2 है रिडक्शन, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। तो SO2 की क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर बीच की है, तो ये हाई में भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करता है। जो बी स्टेटमेंट SO2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, तो इसको तो मैं बिना किसी भी शक के आंख मूंद करके भी बी कह सकता हूँ सही है। अब यहाँ ए ओनली, भैया ये तो हो नहीं सकता, बी इसमें शामिल है, डी ओनली हो नहीं सकता, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, ये सब दोनों हो सकते हैं। तो अब मुझे एक स्टेटमेंट अगर और चेक करने को मिल जाएगी वो सही या गलत, तो मेरा फैसला हो जाएगा। इसमें क्या प्रॉब्लम अभी बता रहे। अब HD5K2Cr27 जब SO2 के कांटेक्ट में आता है तो K2Cr2O7 हम लोग जानते हैं एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड है, ऑरेंज, और जब ये SO2 के कांटेक्ट में आएगा तो SO2 बच्चा यहाँ पे H2SO4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, जैसे यहाँ दिखाया गया था। और ये जो क्रोमियम है ये क्रोमियम सल्फेट में रिड्यूस हो जाता है, और क्रोमिक सल्फेट ग्रीन कलर का होता है, बच्चा बच्चा जानता है इस बात को। तो ये यहाँ रेड नहीं, यहाँ ग्रीन होना चाहिए। इसका मीन्स ये हो गया कि सी वाला तो हमारा स्टेटमेंट गलत लिखा है, तो यहाँ सी आ रहा है तो ये हो नहीं सकता। ये ए और डी अकेले तो हो नहीं सकते, डी हो भी सकता है क्योंकि यहाँ बी के साथ डी चाहिए हमें, अगर डी अकेले करोगे तो हो नहीं पाएगा, तो टेक्निकली थर्ड हो रहा है। भाई समझो ना, बी सही हो गया हमारा, और डी यहां भी दिया है और डी यहां भी दिया है, दो जगह दिया है। यहां अगर आंसर करते हो डी सही करते हो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हम लोग कर नहीं सकते अकेले। ये ए तो गलत, अब सही चेक कर लेते हैं। अकेले ए ओनली हो भी नहीं सकता, अगर ये सही होता भी तो भी हमारा बी कहीं ऑप्शन में नहीं दिया, तो हमारा टेक्निकली थर्ड हो गया। अब जो ये पॉइंट लिखा है ये क्या है, देखिए सर, जितने भी ब्लीचिंग एजेंट है, ब्लीचिंग एजेंट का मीन्स होता है कलर को उड़ा देना, यानी कि अगर किसी कलर सब्सटेंस को ब्लीचिंग एजेंट के कांटेक्ट में जाएंगे तो वो उसको कलरलेस कर देगा, ब्लीच कर देगा। अब ज्यादातर जो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं और वो खुद रिड्यूस होते हैं, जैसे क्लोरीन। क्लोरीन क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, 2HCl बनाएगा, NaCN2 निकालेगा। अब कलर्ड सब्सटेंस CS बोले तो कलर्ड सब्सटेंस इस NaCN2 के कांटेक्ट में आएगा और कलरलेस बन जाएगा, कलरलेस बन जाएगा। तो जो क्लोरीन है वो भी ब्लीचिंग एजेंट है, बट ड्यू टू देयर ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, और या ये कह सकते हैं ड्यू टू देयर इटसेल्फ रिडक्शन, क्लोरीन खुद रिड्यूस होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है। बट यहाँ SO2 में क्या होता है, SO2 में वाटर के साथ रिएक्शन होके H2SO4 बन जाता है और H निकलता है, कलर्ड सब्सटेंस H के साथ कलरलेस हो जाता है। यानी SO2 जो है वो ड्यू टू रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो SO2 इज द
द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, बट यहां पे लिख दिया है ऑक्सीडेशन। अब अगर हम लोग ये मान लें कि ये SO2 के ही ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है तो ये सही भी हो सकता है, लेकिन ये रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी नहीं है। बड़ा ही कुछ कंट्रोवर्शियल सा स्टेटमेंट है। अगर हम लोग ये कह दें कि ब्लीचिंग ऑफ एक्शन ऑफ SO2 इज ड्यू टू देयर ऑक्सीडेशन, तो देयर ऑक्सीडेशन में ये सही हो जाएगा, बट केवल ए सही होगा ये नहीं ले सकते, इसलिए बी एंड डी लेना होगा। टेक्निकल थोड़ा सा बात थी। सो इसको ना तो हम सही कह सकते हैं और ना तो हम गलत कह सकते हैं। अगर ये ऑक्सीडेशन SO2 का हो रहा है तो सही है, लेकिन अगर ये कह रहा है कि SO2 कलर्ड सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो गलत है, कलर्ड सब्सटेंस का रिडक्शन कर रहा है। ओवरऑल मिला जुला के थर्ड ऑप्शन हो गया। ये तो बहुत आसान है, MgO बेसिक इनकरेक्ट मैच बनाना। MgO बेसिक होता है क्योंकि आपको पता है ऐसे मेटल ऑक्साइड जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन +1 +2 है वो मोस्टली बेसिक होते हैं। कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे Zn की +2 है, B की +2 है, बट वो एम्फोटेरिक है, लेकिन मोस्टली मेटल ऑक्साइड है और ऑक्सीडेशन +1 +2 है या +3 भी है तो बेसिक होते हैं। अगर कोई नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो वो एसिडिक होगा। एल्युमिनियम का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, हमने याद किया हुआ है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है हमेशा, या न्यूट्रल भी हो सकता है। चार हमारे कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, ये हमारे, या वाटर भी मान लो शामिल कर लिया चौथे में। ये चार ऑक्साइड है नॉन मेटल के जो न्यूट्रल होते हैं। बाकी जितने भी नॉन मेटल के ऑक्साइड है सब एसिडिक होते हैं। यहाँ बेसिक दिया है, ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत। मुझसे इनकरेक्ट पूछा था तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं 62 में आंसर लूंगा 4th। अब हम लोग चलते हैं 63 क्वेश्चन की तरफ। 63 क्वेश्चन मेरा क्या है, 1 डेवे कितने कूलाम मीटर के बराबर होता है? तो 3.33 इंटू 10⁻⁻30। NCERT केमिकल बॉन्डिंग की लाइन है ये, वहां पे टेबल में दिया हुआ। XCF2 XCO2 F2 बहुत सारे दिए गए हैं और नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम पे पूछा गया। तो चलिए सबका स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। देखिए ये जेनॉन है। अब जेनॉन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है और जो हेलोजन होते हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं अगर वो बाहर रह रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन वो बॉन्डिंग में खर्च करवाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन कितने, 2, एक फ्लोरीन यहाँ आ गया, दूसरा फ्लोरीन यहाँ आ गया। जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन कितने थे, 8, एक इसके साथ खर्च हो गया, एक इसके साथ खर्च हो गया, 2 खर्च हो गए, बचे कितने, 6। और जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग रखते हैं पेयर्स में, 1 2 3 4 5 6। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 है। तो जेनॉन के XCF2 में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से हमने ऐसे बना लिया। अब यहाँ पर देख लो ए में किसके पास है, डी, ए के किसके साथ 4th मैच हो रहा, तो ए के साथ 2 4 मैच हो रहे हैं, सेकंड में भी मैच हो रहा और 4th में भी मैच हो रहा है, 2 जगह मैच हो रहा है, या तो सेकंड होगा या 4th होगा। तो दूसरा बना लेते हैं XCO2F2। XCO2F2 का ये स्ट्रक्चर है, ये XC है, F सिंगल बॉन्ड मांगेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मांगेगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड मांगेगा, F सिंगल बॉन्ड मांगेगा। खर्च देखो कितने हो गए, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 2 5 और 6, 8 में 6 खर्च हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 2, लोन पेयर कितना, 1, तो इसका 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो XCO2F2 का 1, यानी कि बी का सेकंड सही होगा। बी का यहाँ सेकंड है, यहाँ फर्स्ट है, इतने से ही बात तय हो गई, इस सेकंड ऑप्शन सही होगा। आप बस 2 बचे तो उनको भी बना लेते हैं। XCO3F2, तो XCO3F2 के लिए मुझे तो लग रहा है सब खर्च हो जाएंगे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, F और F। तो जेनॉन के मुझे लग रहा 8 के 8 खर्च हो गए, तो इसलिए 0 इलेक्ट्रॉन होंगे। सी का फर्स्ट, तो सी का फर्स्ट मैच हो गया, तो डी का तो ऑब्वियस बात है कि हमारा थर्ड मैच हो जाएगा।
आइडेंटिफाई द इंटेंसिव क्वांटिटी। इंटेंसिव क्वांटिटी होता है मास इंडिपेंडेंट फिक्स वैल्यू। ध्यान रखना कि जितने भी एनर्जी टर्म होते हैं वो सब एक्सटेंसिव होते हैं क्योंकि वो मास डिपेंडेंट होते हैं। जैसे अगर हम 1 kg कोल जलाएं और हमको 100 कैलोरी हीट मिले, तो अगर 2 kg कोल जलाओगे तो 200 कैलोरी मिलेगी। जितना आप ईंधन बढ़ाते जाओगे उतना ही आपको एनर्जी मिलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो ये जो एनर्जी वैल्यू है, क्योंकि ये मास पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये एक्सटेंसिव है। तो एंथैल्पी एक्सटेंसिव है, एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, दोनों का नाम भी ई से शुरू है तो शायद यही होता होगा। फ्री एनर्जी भी एक तरह से एनर्जी का टर्म है, ये एक्सटेंसिव है। अब अगर केवल कंडक्टिविटी होती तो हम लोग सोच लेते कि वो इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, लेकिन जब भी किसी प्रॉपर्टी में जो मास डिपेंडेंट है उसमें पर लगा दो या पर मोल लगा दो, जैसे वॉल्यूम एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है बट मोलर वॉल्यूम लगा दो तो इंटेंसिव हो जाएगी। ऐसे क्योंकि यहाँ मोलर कंडक्टिविटी लग गया तो ये इंटेंसिव हो गई, इसका मास फिक्स हो गया। अब ये 1 मोल के लिए निकालोगे तो 1 मोल का मास फिक्स है, इस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। यूनिट मैच करनी है। सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला L/A होता है। L मान लो सेंटीमीटर में लिया है, मीटर में इन्होंने लिया, चलो हम लोग मीटर में लेते हैं। L मान लीजिए मीटर में लिया है, A मीटर स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा मीटर इनवर्स। तो A का सर मेरे बच्चों थर्ड आ जाएगा, A का थर्ड। तो A का थर्ड 2 जगह है, अभी काम नहीं बना, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे बढ़ने के लिए मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होगा, ये होता है K इंटू वॉल्यूम। अब K इंटू वॉल्यूम है, K का साइमेंस मीटर में चल रहा है ना, मीटर इनवर्स होता है, और वॉल्यूम आएगा मीटर क्यूब में। तो साइमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ये हमारी यूनिट होगी। यानी कि फर्स्ट बी का हो रहा है फर्स्ट। अब बी का फर्स्ट भी 2 जगह, नहीं बी, अरे दोनों जगह बी का फर्स्ट, बहुत क्लोज का मिला दिया। अब कंडक्टिविटी के लिए जाना पड़ेगा। तो कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है वो हमारी होती है ओम इनवर्स या साइमेंस या फिर मोल, क्योंकि जो कंडक्टिविटी है नहीं, ये तो कंडक्टेंस की है, कंडक्टेंस की है भाई साहब। तो अब हम लोग को कंडक्टिविटी का फॉर्मूला निकाल लेना है, ये यहाँ से हटा लेते हैं। कंडक्टिविटी के इक्वल टू, आपको ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला होता है C इंटू L/A। C हमारा कंडक्टेंस है। अब इस C की होती है वैल्यू साइमेंस, और ये हो जाएगा मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो साइमेंस मीटर इनवर्स। अब साइमेंस मीटर इनवर्स है नहीं तो कोई बात नहीं, ये जो C है यही C 1/R हो सकता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, और R ओम होता है। तो यहां पे हम आ जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जैसे साइमेंस मीटर इनवर्स था, ऐसे ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो कंडक्टिविटी का फोर्थ मैच कर जाएगा, सी का फोर्थ। अब भैया यहां पर तो थर्ड मैच किया है, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट और सी का हमारा फोर्थ। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की कोई भी यूनिट नहीं होती। तो मेरा जो सही ऑप्शन यहाँ पे आया है वो है थर्ड, डायमेंशन लेस होता, अल्फा डायमेंशन लेस होगा। ली चैडलियर प्रिंसिपल पे भी बात आ गई है, तो बहुत आसान है, आप कितनी बार कर चुके हो भाई साहब। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन खुद ही एनर्जी निकाल रही है, तो अगर उसको अच्छे से चलाना चाहते हो तो एनर्जी कम देनी होगी, टेम्परेचर कम देना होगा, तो लो टेम्परेचर देना होगा। यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये गैस है, ये गैस है, ये गैस है, यहाँ पर एक मान लो लीटर ये है, 1 लीटर ये है, 2 लीटर बदल रहा है 1 लीटर में, वॉल्यूम कम होना चाह रहा,
तो प्रेशर क्या करोगे, बढ़ाओगे, हाई प्रेशर रखोगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो इसलिए आंसर कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट। तो 67 का फर्स्ट ऑप्शन हम लोग करेक्ट मानेंगे। अब आती है बात 68 की। अरे तो बहुत सिंपल है, सब बच्चे फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं, थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी में पढ़ा हुआ है, और वो ये कि मेयर इक्वेशन के अकॉर्डिंग 1 मोल गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू R होता है। देखते ही आपने उड़ा दिया है, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर टेट्राहेड्रल। सही है बाबू, सही है। देखिए ये है हमारा Mn MnO4 2 माइनस, ये इसका स्ट्रक्चर है MnO4 2 माइनस। इसको हम लोग मैंगनेट कहते हैं, मैंगनेट कहते हैं इसको। ये मैंगनेट आयन है और ये टेट्राहेड्रल है। मैग्नीज 7 बॉन्ड तक बना सकता है, यहाँ 6 बना है। अब पर मैग्नेट की जहां तक बात आती है तो पर मैग्नेट का फॉर्मूला होता है MnO4 माइनस। तो ये ऐसे बन जाएगा Mn डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस। एनसीईआरटी में दिया हुआ, टेट्राहेड्रल है बाबू दोनों, तो ये सही है। अब बच्चा पार्टी देख लेते हैं अगले स्टेटमेंट में क्या होने जा रहा। The magnet and permanent ion, the pi bonding take place by overlap of p orbital of oxygen and d orbital of manganese। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। इसके पास p ऑर्बिटल होगी क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, और इसके पास सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के पास d होता ही नहीं है, और ये हमारा d ब्लॉक का एलिमेंट है, इसके पास d ऑर्बिटल अवेलेबल है। तो ये D और ये P के बीच में पाई बॉन्डिंग बनेगी। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इनकरेक्ट। मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयंस आर पैरामैग्नेटिक। अब पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैरेक्टर फैसला फिर वहीं से करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग इसका फैसला करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेने के लिए ये Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, ऑक्सीजन का 8 × 4, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और एडिशनल आ गए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 8 4 सा हो जाएगा 32, 34 और ये हो गया हमारा 54 और 5 49, 32 और 25 57 59। ठीक, ये 59 इलेक्ट्रॉन ला रहा है जो एक ऑड नंबर है। इसका मीन्स है ये तो पैरा है, और जब इसमें आप ऐड करेंगे तो मैग्नीज का 25 होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 25। ऑक्सीजन के 4 हैं, एक ऑक्सीजन के पास 8 होता है, और एक हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज आया, तो हमारे पास ये आ जाएगा 58 इलेक्ट्रॉन। ये इवन है, तो ये तो बच्चा हमारा डायामैग्नेटिक है। लेकिन मुझसे कह रहा है कि मैग्नेट एंड पर मैग्नेट आयन आर पैरामेटिक, ये रॉन्ग हो गया। यही मुझे इनकरेक्ट स्टेटमेंट की तलाश थी। मैग्नेट आयन ग्रीन कलर का होता है, ये बात बिल्कुल सही है। पर मैग्नेट पर्पल कलर का होता है, ये बात बिल्कुल भी सही है। इस तरह से हमने आपको सिखाया कि इस क्वेश्चन को कैसे करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 17, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सब बच्चे जानते हैं, √LL+1 h/2 होता है। और क्योंकि s इलेक्ट्रॉन के लिए कह रहा है तो s के लिए L का वैल्यू 0 होता है। अब यहाँ पे 0 अगर आ जाएगा तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी 0 हो जाएगा।
फर्स्ट ऑप्शन सही होगा 70 का। 71 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बताना। तो चलिए चेक करते हैं। कह रहा ल्यूकास रीजेंट से इन दोनों चित्र को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ये है 3 डिग्री एल्कोहल और ये है 2 डिग्री एल्कोहल। आपको मालूम है ल्यूकास रीजेंट होता है आपका कंसंट्रेट HCl और ZnCl2 का मिक्सचर। HCl और ZnCl2 को जब हम टर्सरी अल्कोहल में डालते हैं तो तुरंत ही वाइट कलर की टर्बिडिटी आ जाती है। लेकिन जब हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल को HCl में डालते हैं तो जो हमारा क्लोराइड बनता है आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, वो थोड़ा देर से बनता है, तो 10 मिनट बाद टर्बिडिटी आती है रूम टेम्परेचर पर। इस वजह से टर्बिडिटी मीन्स प्रेसिपिटेशन जो हमारा एल्किल हैलाइड का होगा, बिकॉज एल्किल हैलाइड एक ऑर्गेनिक कोवेलेंट कंपाउंड है एंड एल्किल हैलाइड इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, तो वो इनसॉल्युबल हो जाता है। सो हम ये कह सकते हैं कि वो प्रेसिपिटेशन प्रोवाइड कराता हमें। फिर ये हमारे पास आ गया है, तो ये तो भैया ये हमको तुरंत पलक झपकते ही प्रेसिपिटेशन दे देगा, ये 10-12 मिनट बाद देगा। ये सही था, हमें इनकरेक्ट की तलाश है। ये देखिए क्या, ये एल्कीन है और ये एल्केन है। अब ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराई तो ब्रोमीन वाटर रेड ऑरेंज कलर का होता है, ये रेड ऑरेंज कलर है। अब ये रेड ऑरेंज कलर भाई साहब यहाँ पे तो एडिशन रिएक्शन दे देगा और बन जाएगा, ये रिएक्शन में बन जाएगा इस तरीके से CH3CHBr CH2Br, और इस वजह से ब्रोमीन का रेड ऑरेंज कलर डिस्चार्ज हो जाएगा। जब इससे रिएक्शन करेंगे Br2 की तो कोई रिएक्शन नहीं होगी रूम टेम्परेचर पे। हाँ, ये जरूर याद रखो, अगर हमने यहाँ Br2 की रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में या हीट कर दिया, ये रूम टेम्परेचर पर नहीं किया, अगर सनलाइट और हीट कर दिया तो उस समय हेलोजनेशन प्रोसेस हो जाएगा और तब ब्रोमीन डीकलराइज हो सकता है। लेकिन यहां पर तो रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, इसलिए ये भी सही है, हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये एक टर्मिनल एल्काइन है और ये एक एल्कीन है, तो जब हम लोग NaNH2 से रिएक्शन कराते हैं तो NaH2 एक बेस है और टर्मिनल एल्काइन में एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, तो ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी और इसकी और NaNH2 की रिएक्शन नहीं होगी। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, एक से रिएक्शन हो जाए एक से ना हो, तो जो टर्मिनल एल्काइन है वो NaNH2 से Na से इनसे रिएक्शन देता, और जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है या जो एल्कीन है वो NaNH2 से रिएक्शन देगा नहीं। अब यहां पर सर आ जाइए, ये एक टर्सरी अमीन है, 3 डिग्री अमीन है, और ये हमारी एक सेकेंडरी अमीन है, और कह रहा है कि कार्बेल अमीन से कार्बेल अमीन रिएक्शन से इसको टेस्ट कर लें, तो नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि कार्बेल अमीन रिएक्शन केवल प्राइमरी अमीन ही देता है, सेकेंडरी और टर्सरी देते नहीं है। तो ना तो ये देगा रिएक्शन ना तो ये देगा, तो हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आंसर नंबर 4 मेरा सही होगा। लीजिए सॉल्यूशन का आ गया बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन, चलिए करते हैं। हम लोग को मालूम है डेल्टा TB यानी कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का एक फॉर्मूला होता है 1000 इंटू KB इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और चाहो तो यहाँ पर अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो कोई बात नहीं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट है तो I भी ले लो। अब यहाँ पर हमको डिसॉल्व कर रहा है नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, और बताया नहीं है ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो हम संदेह का लाभ देखते हुए I को नेग्लिजिबल कर लेंगे या 1 मान लेंगे।
जो जो डेटा मुझे दिया है वो मुझे भरना है। देखिए बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन का 353.23 था, और जब उसमें 90 ग्राम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के 354.11 हो गया। तो यहाँ पर आपको बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस लिखना है, 354.11 माइनस 353.23, फिर हम लोग 1000 पे आ गए, और के वी बेंजीन का दिया गया 2.53, और वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर रखते हैं तो सॉल्यूट 1.80 डिसॉल्व किया गया, और मॉलिक्यूलर वेट ही हमें निकालना है। और कैपिटल डब्ल्यू कितने ग्राम में सॉल्वेंट में घोला है इसको, 90 ग्राम में, तो यहाँ पे 90 रख लिया। अब आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, आप भी जल्दी से चेक कर लीजिए। तो मैं कैलकुलेटर से चेक कर लेता हूँ इसको। पहले तो ये देख लेंगे 354.11 माइनस किया 353.23, तो ये 0.88 आ रहा है, यानी कि मॉलिक्यूलर वेट इक्वल टू 1000 इंटू 2.53 इंटू 1.80 अपॉन 0.88 इंटू 90। चलिए करते हैं हम लोग, 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.53 मल्टीप्लाई बाय 1.80 डिवाइड बाय 0.88 डिवाइड बाय 1.80, क्या हुआ, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया क्या, कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। 2.53 इंटू 1.80 डिवाइडेड बाय 0.88 और डिवाइडेड बाय 90, 57.5 आ रहा, 58 तो नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग यहाँ पे अप्रोक्स निकालते हैं। क्या क्वेश्चन में दिया है, फाइंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो ठीक है, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आता इस विधि से भी अप्रोक्स आएगा, तो ये 57.5 आ रहा है, तो संदेह का लाभ देते हुए हम लोग फोर्थ करेंगे 58, और कोई ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है यहाँ पे, तो हम लोग 58 कर लेंगे। देख लेना कि वहाँ सोल्यूशन पत्रिका में क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, ये एक सेल रिएक्शन दी गई है और मुझसे स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज मांगा। इसमें देखिए यहाँ Cu2+ है, ये Cu बदल रहा है, दैट मीन्स ये 2 इलेक्ट्रॉन का गेन कर रहा, और यहाँ Zn 0 से +2 हो रहा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा, तो इसका मीन्स है चेंज इन इलेक्ट्रॉन, यानी n वैल्यू 2 है। फिर मुझे क्या दे रहा है, मुझको स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल E0 गिवन कर रहा है 1.1। अब मुझे फेराडे एफ ले लेना चाहिए, फेराडे कांस्टेंट एफ, क्योंकि यहाँ किलो जूल में चल रहा है, तो 96,500 कूलाम अभी तो हम लोग ले लेते हैं, ये कूलाम है, ये जूल में आंसर निकालेगा, फिर हम लोग किलो जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, ये वोल्ट में है। तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा जी इक्वल टू -NF E0 -2 96,500 इंटू E0 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद देखते हैं कितना आता है। मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, 2 इंटू 96,500 इंटू 1.1, तो ये आ रहा है 212,300 जूल, क्योंकि जब आपने ये कूलाम वोल्ट में काम किया है तो जो डेल्टा जी है वो जूल में आएगा, ऑप्शन में किलो जूल में दे रहा है, तो किलो जूल में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड कर लीजिए सर, तो 212.30 किलो जूल आएगा।
212.27 आ रहा, क्योंकि ये 96,500 एग्जैक्टली नहीं होता, सब जानते हो 96,485 होता है एफ, लेकिन हमने अप्रॉक्स में निकाला है, इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे और कोई ऑप्शन मैच नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पीन पायरोफॉस्फोरिक एसिड, ये तो सभी जानते हैं +5 होती है, फिर भी निकाल लेते हैं। 4 है और एक H की +1 होगी, फॉस्फोरस की निकालनी है, ऑक्सीजन की मोस्टली ऑक्साइड स्टेट में -2 रखते हैं, इक्वल टू 0, तो ये 2P और ये -14 + 4 से सॉल्व होगा, तो -10 इक्वल टू 0, 2P इक्वल टू +10, तो P इक्वल टू +10/2, दैट मीन्स +5। सो मेरा +5 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया। सेकेंड, ये एक रिएक्शन दी गई है और हाउ मैनी मोल्स ऑफ C, मुझे C के मोल निकालने हैं, और 10 मोल ऑफ A और 24 मोल ऑफ B मुझे दिए गए। अब आप सब लोग जानते हैं कि अगर किसी स्टाइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की प्रॉब्लम में आपको 2 रिएक्टेंट दिए गए हैं, दोनों के आपको मोल्स या मास या वॉल्यूम गिवन कर दिए, या 3 दिए गए, तीनों के गिवन कर दिए गए, तो प्रोडक्ट हम लोग उसी रिएक्टेंट की क्वांटिटी से निकालते हैं जो लिमिटिंग होता है, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। और आज बच्चा जानता है कि लिमिटिंग को निकालने का तरीका है कि जो भी मोल दिए गए हैं उसको बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड करो, ये मोल को बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड करो, तो जब बैलेंसिंग नंबर से डिवाइड करोगे यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, और जिसका LR यानी लिमिटिंग रेशियो लोएस्ट वैल्यू है, लोएस्ट, वही सर हमारा प्रोडक्ट निकालने के काबिल होगा। तो अब हम लोग जो समझ गए कि A से ही हमें प्रोडक्ट निकालना है, एंड अकॉर्डिंग टू रिएक्शन 2 मोल A गिव 4 मोल C, so 10 mole A give 4/2 into 10, that means 20, so answer is second 20। तो इस तरह से बच्चों हमने अपना क्वेश्चन आपको बता दिया, कितना बताया आपको 51 to 75, आगे के आपको सर डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इसको देखा, अगर कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 आपने भाटिया सर के साथ डिस्कस किया बेटा। क्वेश्चन नंबर 76 ऑनवर्ड हम लोग को डिस्कस करना है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 76 आप देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन Kp इज लेस देन Kc। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपने देखा होगा, पूछा जाता है। किस इक्वेशन का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं? Kp बराबर है Kc RT की पावर डेल्टा Ng, और डेल्टा Ng क्या है? गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये है डेल्टा Ng आपका। अब बोल रहे हैं कि Kp क्या है? Kc से कम होना चाहिए, इसका मतलब है कि डेल्टा Ng की बात करो तो क्या है? 0 से कम होना चाहिए। डेल्टा Ng क्या होना चाहिए? शुड बी लेस देन 0। ठीक, तो आओ चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए जरा, गैसियस मोल्स कितने हैं? 3 मोल, और ये प्रोडक्ट के 3 है, और रिएक्टेंट के कितने हैं? 2। तो यहाँ डेल्टा Ng क्या आ गया? +1, और हमको क्या चाहिए? 0 से कम चाहिए, यानी माइनस में वैल्यू चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता। यहाँ देखिए ये 2 मोल है, और इसमें से 3 एक 4 मोल आपने निकाल दिया, यहाँ क्या आ गया? -2, तो ये आंसर हमारा हो सकता है। बाकियों को चेक कर लेते हैं। यहाँ देखिए 2 है, 2 है, और इसमें से 1 मोल अगर आपने निकाल दिया तो ये भी क्या आ गया? +1। ठीक है, और यहाँ देख लीजिए भैया, ये 2 हैं, 2 से 2 निकाल दिया, क्या आ गया? 0। तो हमको चूँकि पता करना था कि किस रिएक्शन के लिए Kp इज लेसर देन Kc है, डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी? 0 से कम, यानी माइनस में होनी चाहिए थी। तो आंसर क्या हमको मिल गया? सेकेंड। ठीक, पहली वाली रिएक्शन के लिए क्या होगा? Kp इज ग्रेटर देन Kc। सेकेंड वाले के लिए Kp इज लेस देन Kc। थर्ड वाले के लिए Kp इज ग्रेटर देन Kc, और चौथे के लिए Kp विल बी इक्वल्स टू Kc। अगला क्वेश्चन, मेथेन की रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा ऑक्सीजन से, और मोलिब्डेनम ऑक्साइड आप ले रहे हैं। सिंपल सी एक रिएक्शन है,
इसमें होता क्या है, ये मॉलिब्डेनम ऑक्साइड एक कैटलिस्ट के रूप में काम करता है और ये मेथेन को कन्वर्ट कर देता है फॉर्मल्डिहाइड में। इसमें कुछ बताने जैसा नहीं है बेटा, ये आपका कैटलिस्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो। कैटलिस्ट, अगर मान लो आप मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ना लेते और मेथेन को ऑक्सीजन के साथ गर्म करते और ये कैटलिस्ट आप ना लेते, तब आपको क्या मिल जाता, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मिल जाता, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता उसका। लेकिन अगर आपने कैटलिस्ट इस्तेमाल कर लिया मॉलिब्डेनम ऑक्साइड, तब बेटा CO2 और H2O ना मिल करके आपको क्या मिल जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिहेव्स एज बफर। अब जरा बफर के लिए देखा जाए क्या कंडीशन दी गई है। यहाँ जरा देखिए, ये जो आपको साल्ट दिया गया है, ये साल्ट किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, और इसके साथ एसिड कौन सा दिया गया है, वीक एसिड है। इसका मतलब ये बफर के रूप में काम करेगा। ठीक, अगले चेक कर लीजिए। यहाँ देखिए जो आपने साल्ट ले रखा है, ये साल्ट किसका है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, और इसके साथ आपने क्या लिया, वीक बेस ले रखा है, ये भी बफर के रूप में काम करेगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए, आपने 1 मोलर 20 ml NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस आपने लिया है, और किसके साथ आपने लिया है, 1 मोलर 40 ml HCl यानी वीक एसिड के साथ। तो अगर आप वीक एसिड को आप देखो बेटा, तो इसका मिली इक्विवेलेंट क्या है, बेस से ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब न्यूट्रलाइज, ये तो पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब ये पूरे तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो एक आपको साल्ट के रूप में क्या मिल जाएगा, NaCN, और साथ ही आपका बचा रह जाएगा HCN बचा रह जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का साल्ट ये हो गया, और साथ में क्या है, वीक एसिड बची रह गई, तो इसका मतलब यह भी बफर के रूप में काम करेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। बफर के रूप में कौन है, ये सारे बफर के रूप में काम करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ओगैनोसॉन। बच्चा यह जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, जो 7वें पीरियड में पाए जाते हैं, मैन मेड एलिमेंट्स हैं, इसमें ओगैनोसॉन की बात करो तो यह पीरियाडिक टेबल के जो 7वां पीरियड कम्प्लीटली भर जाता है, यानी यह न्यूली डिस्कवर्ड नोवल गैस है। ठीक है, रेडॉन के नीचे पाई जाती है, रेडियो एक्टिव होती है, तो किसका मेंबर हो जाएगा, ग्रुप 18 का। ओगैनोसॉन किसका मेंबर है, ग्रुप 18 का। तो इसमें कुछ बताने जैसा नहीं था, फैक्चुअल था। ट्रांजिशन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चा स्कैंडियम की अगर बात करें तो पहली बात है, स्कैंडियम सिर्फ एक और एक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +3। यह जिस सीरीज की आप बात करो, देखो सारे मेंबर्स किसके दिए गए हैं, 3D सीरीज का, ये भी किसका है, 3D सीरीज का, ये भी किसका है, 3D सीरीज का। 3D सीरीज का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2। तो अगर स्कैंडियम की हम लोग बात करें तो स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो नहीं करता और कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट भी सीरीज का नहीं शो करता, यानी स्कैंडियम +2 शो करता ही नहीं है, सिर्फ +3 शो करता है और उसके अलावा और कुछ शो नहीं करता। मान लीजिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, बताइए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात इन्होंने पूछा है, और अगर आपसे बोल दिया जाए, ट्रांजिशन इन्होंने पूछा है ना, अगर आपसे बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कौन है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, तो आंसर क्या हो जाएगा, स्कैंडियम और जिंक। क्यों, जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन जब सीरीज की बात करते हैं बेटा तो हम लोग क्या बोलते हैं, 21 से 30। ठीक है, तो खैर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन शो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। बच्चा अगर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो 2 आपको मिल जाते हैं, और नेप्च्यूनियम है और साथ में कौन है, प्लूटोनियम। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम लोग बात करें, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट एक्टिनाइड्स में सबसे टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपको मिलता है वो क्या मिलता है, +7। और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एलिमेंट शो करते हैं, और वो कौन से 2 एलिमेंट हैं, नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम। तो इन्होंने बोला है +7 कौन शो करता है, तो एक आंसर आपको कौन सा दिख गया, नेप्च्यूनियम। मान लीजिए इसी में से पूछ लेते कि कौन ऐसा है, एक ऑप्शन दे देते। लास्ट वाले तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, लेकिन इनिशियल की अगर हम बात करें एक्टिनाइड्स में तो थोरियम +4 शो करता और उसके अलावा कुछ शो भी नहीं करता, वेरिएबल भी नहीं शो करता। तो जैसे स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट था, वेरिएबल शो नहीं कर रहा था, वैसे अगर हम एक्टिनाइड्स की बात करें तो इनिशियल में थोरियम और लास्ट के जो 4 या 5 मेंबर हैं वो सारे के सारे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। थोरियम मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है, ये थोरियम ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो टॉप ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ 2 एलिमेंट शो कर रहे हैं, नेप्च्यूनियम और प्लूटोनियम, और क्या है, वो भी क्या है,
7। ठीक है, तो चलो भैया अगले पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ दिस। अब आओ बच्चा देख लिया जाए। निकिल और Cn4-2 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2। तो अगर निकिल का हम लोग ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो आयरन कोबाल्ट निकिल, इसका मतलब है D8S2 है। और अगर +2 लगा दिया तो ये उड़ गया, 0 हो गया। तो डी में क्या बचा, 8। चूंकि Cn आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड ले रखा तो इसकी क्या करवा देगा, पेयरिंग। और यहाँ पेयरिंग हो गई तो अब एक डब्बा आपको ये खाली मिल गया और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो इसके बाद आपको 3 डब्बे और चाहिए। तो एक तो ये आपने ले लिया, एक S ले लिया और 2 पीस ले लिया, तो क्या हो गया DsP2। तो देख लो भैया कहाँ है DsP2। यह इस कॉम्प्लेक्स का हाइड्रोजन क्या हो गया DsP2। शेप कैसा हो जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं। तो आंसर कौन सा हो गया भाई, सेकंड। 82 का सेकंड ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, एल्काइल आयोडाइड आर आफ्टर प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। हमने ले लिया है एल्काइल क्लोराइड है RCl, क्लोराइड या ब्रोमाइड कोई भी ले लें, विद NaI इन ड्राई ईथर। इसकी हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ। और यहाँ क्या ले रखा है, ड्राई ईथर। ठीक, इसमें आपको प्रोडक्ट के रूप में बन के मिल क्या जा रहा है बच्चा, एल्काइल आयोडाइड। यही तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए कह रहे हैं एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड, एल्काइल आयोडाइड आर ऑफ्टन प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड विद NaI इन ड्राई एसीटोन। द रिएक्शन इज नोन एज। बच्चा इस रिएक्शन का नेम रिएक्शन है क्या है, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अगर मान लो फ्लोराइड बना रहे होते तो, अगर आयोडाइड ना बना के फ्लोराइड बना रहे होते तो स्वाड रिएक्शन नाम हो जाता। अगर आयोडाइड बना रहे हैं क्लोराइड ब्रोमाइड से तो नाम क्या हो गया, फिंकलस्टीन रिएक्शन। ठीक, तो नेम रिएक्शन है, कुछ बताने जैसा नहीं था, कॉमन सी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं RCH2COOH। अच्छा, कार्बोक्सिलिक एसिड बच्चा। यहाँ लिया है हेलोजन ऑब्लिक रेड फास्फोरस और नीचे H2O ले रखा है। और इन्होंने जोड़ा कहाँ है, तो जरा देखो, अगर यहाँ से हम लोग काउंटिंग करें तो ये तो आपने ग्रुप ही लगा दिया। तो इस ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन। और अगर हम प्रोडक्ट को देखें तो अल्फा कार्बन पे क्या लग गया है, हेलोजन। अल्फा कार्बन पे आपने लगा क्या रखा है, हेलोजन। अब अगर बोलें कि इसमें हो क्या रहा है, तो इसमें होता क्या है, अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें क्या हो रहा है भैया, अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और जब इन रिएजेंट्स के साथ अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड करवाते हैं बेटा, तो इस रिएक्शन को नाम क्या दे देते हैं, HVZ रिएक्शन। यह भी एक नेम रिएक्शन आ गई आपकी, HVZ रिएक्शन। तो आंसर क्या हो गया भाई, फर्स्ट। अल्फा हेलोजनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ X2 रेड फास्फोरस और फॉलोड बाई H2O आप ले रहे हो वाटर के साथ। ठीक है, तो चलिए भाई अगले रिएक्शन पे आ जाएं। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। बच्चा देखना क्या है, जब क्वांटम नंबर की कई वैल्यूज़ दे दी जाए और पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो जो सबसे छोटी क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है वह डिसाइड करेगी कि कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक, तो देखो L आपने दे रखा है 2 और M दे रखा है -1। तो M की अगर बात करें तो M की एक वैल्यू एक ऑर्बिटल को बताती है और L की एक वैल्यू क्या बताती है, एक सबसेल को बताती है। और N की एक वैल्यू किसको बताती है, सेल को बताती है। तो सबसे छोटी वैल्यू अगर हम देखें तो M है और M के लिए कितनी वैल्यू दी गई है, सिर्फ एक ही वैल्यू दी गई है। वो क्या दिया गया, -1, 0, +1, इससे मतलब नहीं है नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी दी गई, सिर्फ एक वैल्यू दी गई है। इसका मतलब एक ऑर्बिटल की बात है। और अगर एक ऑर्बिटल की बात करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तब बच्चा आपको देखना कि जो क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ दी गई हैं उसमें सबसे छोटा क्वांटम नंबर कौन सा दिया गया है आपको। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। ग्लूकोज ऑन प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI।
अगर ग्लूकोज को HI के साथ लंबे समय तक अवक्रिया करवा दे तो बच्चा होता क्या, ग्लूकोज में जितनी भी आपकी ऑक्सीजन है, और किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो ग्लूकोज प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग विद HI के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। तो एक्चुअली जो HI है वो केवल HI की बात नहीं है, ग्लूकोज है, और ये एक्चुअली क्या है, रेड फास्फोरस और HI के साथ। तो बच्चा जितनी भी ऑक्सीजन है सब निकल जाएगी, इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, और आपको एक नॉर्मल एल्केन मिल जाती है। तो ग्लूकोज की अगर बात करें कितने कार्बन होते हैं, 6 कार्बन है, और जितनी भी ऑक्सीजन है सब निकल जाएगी। तो जो बचा वो क्या बचा, कार्बन और हाइड्रोजन बचा केवल, तो 6 कार्बन बचा है, और 6 कार्बन के लिए एक स्टेट चेन आपको दिख जाएगी। तो आंसर क्या मिल जाएगा, नॉर्मल हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। अरेंज द इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अच्छा, n+l रूल बच्चा आप लगाते हो यहाँ एनर्जी के लिए, ठीक, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n+l है, और अगर मान लो n+l की वैल्यू सेम हो जाए तो फिर जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है, जिसके लिए n की वैल्यू कम है उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। ठीक, तो आओ देख लिया जाए, n+l देख लो भाई, यहाँ देखो 4 2 6। अच्छा, इन्होंने डी और इसके फॉर्मेट दिया, तो पहले तो आप ऐसा करो ना, एल से देख लो एल कौन कौन सा है, पता चल जाएगा आपको। देखो एल की वैल्यू क्या दी गई है, 2। तो आप बताओ अगर एल की वैल्यूज हम लिखें, अगर मान लो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, एस को, 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, पी को, 2 किसको रिप्रेजेंट करता है, डी को, और 3 किसको रिप्रेजेंट करता है, एफ को। ये तो हाँ भाई, n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू क्या दिया है, 2, और m की वैल्यू क्या दिया, 1। तो सबसे पहले अगर l की वैल्यू इन्होंने 2 दे रखा है तो पता करो ये है क्या। तो l की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, d के लिए होती है, इसका मतलब ये क्या है, d 4d, l की वैल्यू, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, 4 है। तो इसका मतलब है ये वाला सेट, बल्कि यहाँ किनारे रख लेते हैं, चूंकि d और s के फॉर्मेट में दिया तो ये लिख लेते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, तो ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, 4d को। क्यों, l की वैल्यू 2 है, इसका मतलब कौन सी सब सेल है, d, और n की वैल्यू क्या है, 4, तो इसका मतलब 4d हो गया। यहाँ जाओ, l की वैल्यू 0 है और n की वैल्यू 4 है, तो n की अगर l की वैल्यू 0, इसका मतलब s को रिप्रेजेंट कर रहा है, और किस सेल का s है, चौथे का, तो इसका मतलब ये क्या है, 4s है। यहाँ जाइए, l की वैल्यू 2, फिर d, और तीसरा है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3d को। ठीक, l की वैल्यू 1 है, और l की वैल्यू 1 का मतलब देखो क्या है, p है, और किसका है, थर्ड का है, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3p को। अब आप एक सीक्वेंस में यहाँ देख लीजिए, इसकी एनर्जी ज़्यादा है, आपने लिख लिया है, इसमें ऑर्डर आपका मैच कर जाएगा। अब n+l रूल देख लो भैया, तो n+l 4 2 6 सबसे ज़्यादा, और कहीं है, n+l देखो क्या है, 4, n+l क्या है, 5, n+l क्या है, 4। तो सबसे ज़्यादा कौन हो गया, फर्स्ट अगर सबसे ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब 4d सबसे ज़्यादा। उसके बाद n+l क्या है, देखो 5 है, तो इसका मतलब फर्स्ट के बाद कौन आएगा, थर्ड, तो 4d के बाद कौन सा आ गया, 3d। ठीक, तो ये हो गया 4d, ये हो गया 3d, 4d और 3d, 4d एक ही जगह दिया गया। अब आके आप चेक ना करो तब भी काम बन जाएगा, उसे चेक कर लो आप चाहो तो। अब यहाँ देखो n+l क्या है, 4, और यहाँ भी n+l क्या है, 4, तो जिसके लिए n की वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब सेकंड है, तो 4s आना चाहिए, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, 3p। तो एनर्जी का सीक्वेंस में ऑर्डर आपको मिल गया। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इनकरेक्ट फॉर फ्री रेडिकल। बच्चा जब फ्री रेडिकल की आप बात करते हो, जैसे मान लो हमने बना दिया CH3 का ये फ्री रेडिकल एक बना दिया, ठीक, कह रहे हैं आर फॉर्म ड्यूरिंग द होमोलिसिस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर हेट्रोलिसिस करवाओगे तो या तो कार्बोकेटायन बनेंगे या कार्बेनियॉन्स बनते हैं, होमोलिसिस करवाते हो तो क्या मिल जाते हैं, फ्री रेडिकल्स मिल जाते हैं। तो पहली बात तो सच है भाई, और आपको बताना जो चीज़ गलत है। दूसरा है आर लुईस बेस। अब अगर फ्री रेडिकल्स को आप चेक करो तो इसके बैलेंस सेल में, कार्बन के बैलेंस सेल में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकालो तो कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और लुईस बेस की तरह काम करने के लिए आप क्या बोलते हो कि कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए और अपना ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो फ्री रेडिकल का ऑक्टेट ही पूरा नहीं है, खुद ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन देने की नौबत कहाँ से आएगी। तो अगर कह रहे हैं लुईस बेस की तरह काम करता है आर लुईस बेस, तो ये बात तो गलत हो गई ना।
आर पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ये बात बिल्कुल सच है। आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हाँ होमोलिसिस होती है, होमोलिसिस का मतलब क्या हुआ, अपना अपना लेके अलग हो गए। जिस बांड में दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया था, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, सामने वाले ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो चूंकि अपना ही इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुए इसलिए कोई चार्ज आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, ये बात भी सच है, ये बात भी सच है। तो पूछा था कौन सी बात इनकरेक्ट है, तो आंसर क्या हो गया, सेकंड इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि इसका अपना ऑक्टेट पूरा ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट खुद है, तो किसी को इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ से। अगला क्वेश्चन, चलो भाई यहाँ रिएक्शन, अच्छा 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन, ठीक है। NaNO2 से अगर आप रिएक्शन करवा रहे हो तो क्या मिल जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ देखो जरा, ये प्लस और ये माइनस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया है। इसके बाद आप क्या करवा रहे हो, H2O यानी हाइड्रोलिसिस आप इसकी करवा दे रहे हो, और अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दे रहे हो तो N2, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ बच्चा क्या जुड़ जाएगा, OH, तो देख लो फिनॉल बनना है, ये थर्ड मिल तो गया सीधे सीधे। आइए देखिए भाई, आपने इसकी रिएक्शन करवा दिया है NaNO2 और HCl से, इस रिएक्शन से क्या मिल गया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक साल्ट मिल गया, और इस साल्ट की आप क्या करवा दे रहे हो, हाइड्रोलिसिस, और हाइड्रोलिसिस आप अगर आप करवा दे रहे हो तो देखो N2 अलग हो गया, HCl अलग हो गया, और यहाँ क्या जुड़ जाता है वाटर का, OH, तो मिल जाता है आपको फिनॉल, सीधे सीधे, इसमें कुछ है नहीं ऐसा। अगला मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस की अगर आप बात करते हो बेटा, तो इसके लिए जरूरी है क्या, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट कोई मतलब ही नहीं है, परमानेंट इफेक्ट है, अटैकिंग रिएजेंट हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक। और ओनली सिग्मा बॉन्ड नहीं भाई, जब आप मीजोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस की बात करते हो तो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं, कोई सिग्मा बॉन्ड होगा तो कोई मतलब ही नहीं है। ओनली ट्रिपल बॉन्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होनी चाहिए, ट्रिपल डबल से क्या सेंस है, कोई मतलब नहीं है, ठीक। तो आंसर क्या हो गया, फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, द ऑर्डर ऑफ एसिडिक क्रिस्टल अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, अच्छा ये आपने लगा लिया नॉर्मल ब्यूटाइल एल्कोहल, फिर क्या है भाई, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, किसी एक सेकेंडरी कार्बन पे OH लगा दिया, फिर क्या दे रहे हैं, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, एक टर्सरी कार्बन ले लिया और इस पर क्या लगा दिया है, OH। अब बेटा एसिडिक ऑर्डर की ये बात कर रहे हैं आपसे, यही तो पूछ रहे हैं, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, जरा इधर देखिए, ये हमने क्या लगाया है, O और H+, यहाँ लगा देते हैं O माइनस और H+, यहाँ लगा देते हैं O माइनस और H+, ये OH लग गया। एसिडिक स्ट्रेंथ अगर ज़्यादा होनी तो आप बताओ, ये जो ग्रुप्स इससे लगे हैं, अगर इन ग्रुप्स की हम लोग बात करें तो ये सारे के सारे जो ग्रुप्स लगे हैं कौन वाले लगे हैं, +I वाले। +I का मतलब क्या हुआ, यह इलेक्ट्रॉन को इसके तरफ रिपेल कर रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर रिपेल कर रहे होंगे तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ने लगेगी, अगर ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी तो H+ को अपने से दूर जाने नहीं देगा। जबकि यहाँ आ जाओ, यहाँ 3 लगे हैं, यहाँ की अगर हम लोग बात करें, जिस कार्बन से जुड़ा इसकी बात करें तो यहाँ देख लो एक कंडीशन, और अगर यहाँ की बात करें तो फिर यहाँ क्या आ गया, दो ऐसे लग गए हैं ग्रुप। तो जितना ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी उतना ही H+ को निकालने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर हम इस हिसाब से देखें, ये +I आपने लगा रखा है, तो इसमें अगर एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें बेटा तो क्या है, 1 डिग्री की सबसे ज़्यादा होगी, फिर 2 डिग्री की, फिर किसकी हो जाएगी, 3 डिग्री की, या प्राइमरी एल्कोहल की सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी एल्कोहल की, उसके बाद किसकी हो जाएगी, टर्सरी एल्कोहल की। तो भैया देख लो, प्राइमरी एल्कोहल फर्स्ट, अच्छा उसी सीक्वेंस से दिया है, तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। तो 91 का क्या हो गया भाई, फर्स्ट, सीधे सीधे आंसर मिल गया। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी तो H+ को देने की टेंडेंसी सबसे कम। यहाँ चूंकि 2 आपने लगा रखा है +I, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी होगी तो, लेकिन इसके तुलना में क्या होगी, कम होगी, तो इसका मतलब इसके तुलना में H+ को निकालने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा। और यहाँ सिर्फ आपने एक +I लगा रखा है, इसका मतलब ये भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा लेकिन सबसे कम बढ़ाएगा, तो इसका मतलब H+ को निकलने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। अगला, विच इज द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, देखो नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है, मेथॉक्सी एथेन है, ठीक,
प्रोपेनल है, प्रोपेनल है भैया। प्रोपेनल का मतलब क्या है, OH आपने ले रखा है और एसीटोन ले रखा है। जरा एक बात बताओ, इन सबको एक तरफ से देखो, तो इन सब में अगर हम फोर्सेज की बात करें तो एक एडिशनल चीज़ हमको दिख रही है जहां सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज मिलेंगे, और वह इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज क्या मिलेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। आपने नॉर्मल ब्यूटेन ले रखा है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, ऐसा कुछ होना नहीं है, कोई एडिशनल बॉन्डिंग होनी नहीं है, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे, डाइपोल डाइपोल या वन डबल्स की बात कर सकते हो। यहाँ आपने क्या रखा है, मेथॉक्सी एथेन रखा है, मेथॉक्सी एथेन रखा तो ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ी हुई होनी चाहिए थी, और ऐसा तो कुछ है नहीं, ठीक, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक। यहाँ प्रोपेनल आपने OH लगा रखा है, 3 कार्बन ले रखा, OH लगा रखा, तो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और यहाँ क्या आपने लिया, एसीटोन लिया है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ी नहीं है। तो बेटा इन चारों कंपाउंड में एक ऐसा कंपाउंड है जहाँ आपको क्या मिलेगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जहाँ भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या करता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वाटर सॉल्वेबिलिटी, इन सबको क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। इन्होंने एक रिएक्शन दी रखी है और पूछ रहे हैं कि प्रोडक्ट आपको बताना है। तो ये जो मिक्सचर दिया बेटा, ये क्या है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर, और ये आपको देगा क्या, NO2 प्लस। NO2 प्लस का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक। अगर बेंजीन के ऊपर हम लोगों ने CHO ग्रुप लगा रखा, तो CHO ग्रुप है क्या भाई, -M। -M का मतलब क्या हो गया, मेटा डायरेक्टिंग। मेटा डायरेक्टिंग का मतलब है मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो अगर मेटा पोजीशन की बात करें तो यहाँ और यहाँ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ा देगा तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे आके ऐड हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा पोजीशन पे ऐड हो गया तो देख लीजिए प्रोडक्ट आपको क्या मिल गया, सेकेंड, ठीक। आसान सा एक क्वेश्चन था। अगला, परसेंटेज ऑफ फास्फोरस एस्टिमेटेड बाय द हेल्प ऑफ वेट ऑफ अमोनियम फास्फोमोलिब्डेट, बिल्कुल सही बात है। वेट ऑफ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट, यह बात भी बिल्कुल सही, इससे भी कर सकते हैं। अगला है एनी वन ऑफ द, बिल्कुल सही बात है। तो राइट आंसर कौन सा हमारा हो गया, थर्ड। ऊपर जो 2 दिए गए हैं आपसे, इनमें से किसी से भी हम लोग फास्फोरस का एस्टिमेशन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, IUPAC नाम लिखना है। यहाँ अगर आप देखो बेटा तो ट्रिपल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या है, आइन पहली पोजीशन मिलेगी अगर नंबरिंग दर्ज करोगे। और यहाँ डबल बॉन्ड लगा, इसका मतलब क्या है, इन पहली पोजीशन यहाँ से मिल जाएगी। अब चूंकि इन और आइन दोनों सेम पोजीशन पे हैं तो नंबरिंग करते समय अल्फ़ाबेट को फॉलो करना है, तो सबसे कम नंबर यहाँ देना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 और 6। तो रूट वर्ड तो हमारा हेक्स हो गया। अब देखिए 1 पे क्या लगा है, इन, और 5 पे क्या लगा, आइन। तो तलाश लीजिए, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो देखो 1 हेक्स इन और 5 आइन, तो कौन सा राइट आंसर हो गया, सेकेंड, सेकेंड इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन अमंग द फॉलोइंग। ऐसे अगर हम लोग बात करें बेटा तो हम लोग क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी कार्बोकेटायन, या फिर रेडिकल के लिए सेम आर्डर आपको मिलता है। तो सबसे ज़्यादा कौन है, टर्सरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। देखते कैसे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितनी ज़्यादा है। तो अगर इसको हम लोग चेक करें तो यहाँ देखिए, यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इधर कितनी अल्फा हाइड्रोजन है, 3। यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इधर कितनी है, 2। इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इधर कितनी है, 2। और इसे चेक करेंगे तो कितनी है, 2। जितना नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होगा, उतना ज़्यादा, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन हमको कहाँ मिल रही है, ये मिल रही है 5। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा हो जाएगा, थर्ड, ठीक। अगर पूरा ऑर्डर हम लोग को देखना होता है, सबसे ज़्यादा थर्ड, उसके बाद कौन हो जाता, देखो यहाँ कितना मिला था, 4, सेकेंड, उसके बाद कौन आ जाता, फर्स्ट, और सबसे कम कौन हो जाता, फोर्थ। तो लेकिन ठीक है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर हो गया, थर्ड। अगला क्वेश्चन, ये बच्चा फैक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कुछ कॉमन नाम दे रखे हैं, वो याद करने वाली बात है, उसमें बताने जैसा कुछ नहीं है, याद होना चाहिए आपको। तो वेनिलीन क्या है, सेकंड ऑप्शन है, ये पता होना चाहिए आपको। अगला, बेंजोइल क्लोराइड ऑन रिडक्शन विद H2PdBaSO4। अच्छा, ये कौन सी रिएक्शन है, अगर इस रिएक्शन को नाम देना हो तो इस रिएक्शन को हम लोग नाम क्या देते हैं, रोजनमुंड, रोजनमुंड रिडक्शन है। आओ देखा जाए,
बेंजाइल क्लोराइड है और इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो H2PdBaSO4 से। होता है क्या, ये पूरा का पूरा ग्रुप बेटा कन्वर्ट कर जाता है CHO में, यानी आपको क्या मिल जाएगा, बेंजल्डिहाइड। रोजनमून रिडक्शन है, बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन विल गिव द बेंजोफिनॉन। ठीक है, बेंजाइल क्लोराइड है, आओ देखा जाए रिएक्शन को। बेंजीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, AlCl3। AlCl3 है क्या भाई, लुईस एसिड। ये क्या है, लुईस एसिड है। यहाँ देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl के पास ढेर सारे हैं, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये बांड तोड़ना भी आसान है। तो यहाँ क्या हो गई, हेट्रोलिसिस, और जब हेट्रोलिसिस हो गई तो ये लुईस एसिड के पास चला गया, तो यहाँ चार्ज क्या डेवलप हो गया होगा, प्लस। और प्लस का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल। और अब बेंजीन, ये H है, ये बांड टूटा और ये इसकी जगह H को रिप्लेस करके ये ग्रुप आपके जुड़ गया। तो रिएक्शन कौन सी हो रही है, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और मिला आपको क्या, बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन, तो पहले से तुमको बेंजोफिनॉन मिल गया भाई। सेकंड में बेंजाइल क्लोराइड विद मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेम है लेकिन किससे रिएक्शन करवा रहे हैं, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। ये टूटा, ये क्या है माइनस, और यहाँ क्या मिल गया, प्लस। ठीक है, सिमिलर कंडीशन अभी हम लोगों ने क्या बोला कि Cl एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये इसके साथ चला आया, यहाँ चार्ज क्या डेवलप हो गया, प्लस, और यहाँ चार्ज प्लस डेवलप हो गया, और ये चीज़ क्या है, देखो न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इससे जाकर जुड़ जाएगा। और जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे आकर के जुड़ गया तो क्या मिला भैया आपको, एसिटोफिनॉन मिल गया, जबकि हमको क्या चाहिए, बेंजोफिनॉन, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तीसरे में कह रहे हैं डाईफेनिल कैडमियम से, इसी की रिएक्शन आप करवा रहे हो किसके साथ, डाईफेनिल कैडमियम के साथ, CD कैडमियम के साथ। यहाँ भी ये बांड आपने तोड़ा, यहाँ क्या है माइनस, इसके ऊपर क्या आ गया, प्लस, और बिल्कुल इसी की तरह रिएक्शन हो जाएगी ये भी। और जब बिल्कुल इसी की तरह आप रिएक्शन करा दोगे बच्चा, तो आपको मिला क्या, फेनाइल ग्रुप आपने लिया, ये डाईफेनाइल है, तो इधर भी क्या जुड़ गया, एक फेनाइल ग्रुप जुड़ गया आपका, ये भी क्या मिल गया, बेंजोफिनॉन। तो पहले और तीसरे में तो बेंजोफिनॉन आपको मिला, लेकिन सेकंड में बेंजोफिनॉन नहीं मिला, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। अगला क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जब रेट कांस्टेंट को हमें निकालना होता बच्चा, रेट कांस्टेंट तो हम लोग क्या बोलते हैं, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस ऑर्डर और सेकेंड का इनवर्स। ठीक, अब आइए जरा रेट निकाल लिया जाए। कह रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी 1 माइनस क्या हो गया, 1, और 1 माइनस 1 आप कर दोगे, ये क्या आएगा, 0, और किसी पावर 0 आपने लगा रखा है, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो गई, 1। और 1 को अगर सेकेंड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बचेगा, क्या आएगा रिजल्ट, सेकेंड। तो अगर यहाँ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आप यूनिट की बात करोगे बच्चा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड। तो चलिए बेटा, आई होप पेपर आपका अच्छा हुआ होगा और लगे रहिए। टीम न्यूलाइट भी बेटा सर के सुपरविजन में आप लोग के साथ है। थैंक यू वेरी मच।